Welcome back to Agriverse Education. Our second lecture of plant breeding is domestication, plant introduction and acclimatization. So our first topic is domestication. Domestication is the process जिसमें हम वाइल्ड स्पीशीज़ को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर लाते हैं या क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं फार्म कंडीशन में। और जितनी भी हमारी प्रेजेंट डे कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं वो सभी रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था मीज़ोपोटामिया रीजन में, जो अब ईरान, इराक ये गल्फ कंट्रीज़ में आता है। इट इज़ फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्लांट स्पीशीज़, और हमें पता है इट इज़ अ वे टू क्रिएट वेरिएबिलिटी इन प्लांट स्पीशीज़। जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं अपने वाइल्ड प्रोजेनेटर से इन सेवरल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स सच एज ग्रोथ हैबिट या रूटिंग बिहेवियर, फ्रूट साइज, कलर एक्सेट्रा। और यहीं पर एक टर्म आती है डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम। इट डिनोट्स डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड देयर वाइल्ड प्रोजेनेटर्स। जैसे यहाँ पे एक मॉडर्न कॉर्न है मेस और ये इसका प्रोजेनेटर है ट्यूसिंटे, तो हम इसके एयर कॉब में डिफरेंस देख सकते हैं या इसके ग्रेन्स में डिफरेंस देख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड सिंड्रोम। रिसेंटली डोमेस्टिकेशन का जो एग्जांपल है वो है सेवरल मेंबर्स ऑफ यूफोर्बिएसी फैमिली प्रोड्यूसिंग लेटेक्स, जिसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जिन क्रॉप्स में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ था वो क्रॉप्स थी वीट, बार्ले, पी एंड लेंटिल। अब जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होता है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड तीसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन या ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसको हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। फिर आता है चेंजेस इन प्लांट स्पीशीज़ अंडर डोमेस्टिकेशन। जैसे हमें पता है जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं अपने वाइल्ड प्रोजेनेटर्स से। तो यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें क्रॉप के वाइल्ड कैरेक्टर और डोमेस्टिक कैरेक्टर लिखे हैं। जैसे बार्ले, वीट और मूंग, इसका वाइल्ड कैरेक्टर है हाई डॉर्मेंसी और इसका डोमेस्टिक कैरेक्टर है लो डॉर्मेंसी। तो मूंग जैसी क्रॉप में हमें हाई डॉर्मेंसी चाहिए होती है, जैसे अभी हमने अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो वाइल्ड कैरेक्टर है हाई डॉर्मेंसी, उसे हम अपनी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ या डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर पोटैटो, वीट, स्वीट पोटैटो, निकोटियाना स्पीशीज़, इसका वाइल्ड कैरेक्टर है नेचुरली डिप्लॉयड। ये जो प्लांट है, क्रॉप है, ये नेचुरली डिप्लॉयड है, बट जो डोमेस्टिक कैरेक्टर है वो पॉलीप्लॉइडी को फेवर करता है। ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें स्मॉल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं और डोमेस्टिक कैरेक्टर है उनका लार्ज ग्रेन एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहला है जो डोमेस्टिकेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। कम से कम 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वाइल्ड स्पीशीज़ को डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ में चेंज करने के लिए। दूसरा है जो वाइल्ड प्लांट्स है उसमें काफ़ी अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमें कंटिन्यूस ब्रीडिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तीसरा है जो डोमेस्टिकेशन है इट लीड्स टू रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स। मतलब डोमेस्टिकेशन से क्या होता है, प्लांट की जो रेजिस्टेंस पावर है वो ख़त्म हो जाती है। फोर्थ है जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट हैं वो ह्यूमंस पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं फॉर देयर प्रोपोगेशन और फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन में एक टर्म आती है जर्मप्लाज्म एक्सपोर्ट। जर्मप्लाज्म एक्सपोर्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जर्मप्लाज्म। और जो इम्पोर्ट ऑफ जर्मप्लाज्म है इट इज़ द मेजर एक्टिविटी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन: taking a genotype or group of genotypes of plant into new environment where they were not being grown earlier। अगर हम किसी भी प्लांट को एक नए इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे उसको पहले ग्रो नहीं किया जाता था, उसे बोलते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन। और जो प्लांट इंट्रोडक्शन है वो बिटवीन द कंट्री हो सकता है, विद इन द कंट्री हो सकता है या विद इन द स्टेट हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे राइस का इंट्रोडक्शन किया गया था पंजाब में, ऐसे ही वीट का इंट्रोडक्शन किया था वेस्ट बंगाल में एंड ग्रेप्स का इंट्रोडक्शन किया था हरियाणा में। जो प्लांट इंट्रोडक्शन है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन।
प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है उसको एक नए एनवायरनमेंट में एज इट इज़ ग्रो कर देंगे विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ जीनोटाइप, बिना उसके जेनेटिक मेकअप में या जीनोटाइप में चेंज लाए उस वैरायटी को डायरेक्टली रिलीज़ कर देंगे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल सोनोरो 64 लर्मा रोजो वीट की वैरायटी एंड ताइचुंग नेटिव 1 IR8 राइस की वैरायटी। जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है उसमें हम जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है उसको नए एनवायरनमेंट में लाने से पहले उसका सिलेक्शन करते हैं उस इंट्रोड्यूस मटेरियल से, या तो हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसी भी लोकल वैरायटी से, इसको फिर इसके बाद हम इसको एज ए वैरायटी रिलीज़ करते हैं, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल कल्याण सोना सोनालिका फ्रॉम सिमिट मेक्सिको। और जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है ये मोर कॉमन है और जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है वो लेस कॉमन है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज इन इंडिया। इससे पहले हम इसमें हिस्ट्री देख लेते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो जो कैलकाटा बोटेनिक गार्डन है 1781 में बना था, इसने सबसे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन का काम देखा था। दूसरी इम्पॉर्टेंट है क्यूब बोटेनिक गार्डन, ये है इंग्लैंड में, इसने जो कुनैन है एंड रबड़ इसका इंट्रोडक्शन कराया था साउथ अमेरिका से इंडिया में। और जो इंटरनेशनल एजेंसी है प्लांट इंट्रोडक्शन की वो है IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश्ड इन 1974। और जो इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी है वो है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली में। यही सारा जो एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट मटेरियल का जर्म प्लाज्म का कलेक्शन, मेंटेनेंस या इंट्रोडक्शन का काम NBPGR ही देखता है। अब इसमें भी कुछ हिस्ट्री है। तो इंडिया में सबसे पहले एक स्कीम आई थी जिसका नाम था सेंट्रलाइज्ड प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी, इनिशिएटेड इन 1946। ये पहले डिवीज़न ऑफ बॉटनी के अंदर ही आती थी और इसका जो फंडिंग का काम ICAR देखती थी। फिर इस स्कीम को आगे एक्सपेंड करके बनाया गया प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1956 में। फिर इसको आगे एक इंडिपेंडेंट डिवीज़न बनाया गया जिसका नाम था डिवीज़न ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, ये बना था 1961 में। फिर इस डिवीज़न को आगे रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1976 में। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट एजेंसी है वो है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, और ये जितना भी फॉरेस्ट्री का जर्मप्लाज्म है उसका इंट्रोडक्शन FRI देखती है। फिर BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कैलकाटा में, इसमें जो भी बोटानिकल एंड मेडिसिनल इंटरेस्ट के प्लांट हैं उसका इंट्रोडक्शन BSI कराती है। जो BSI है 1890 में बनी थी। फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वेरियस क्रॉप, अब जो पर्टिकुलर क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एक्टिविटीज़ ऑफ NBPGR। जो हमने पढ़ा कि NBPGR मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है प्लांट इंट्रोडक्शन की इंडिया में, तो अब इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। पहला, इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड जर्मप्लाज्म। सेकंड, इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन। तीसरा है टेस्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्मप्लाज्म, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्मप्लाज्म, कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज टू द साइंटिस्ट, एंड लास्ट, टू सेट अप नेचुरल जीन सेंचुरीज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहला, प्रोक्योरमेंट, क्वारंटाइन, कैटलॉगिंग, एवैल्यूएशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स ऑब्टेनिंग प्लांट मटेरियल एंड जर्मप्लाज्म। अब इसमें जो भी मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो सब NBPGR के थ्रू ही आता है। मतलब जो इसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में जर्म प्लाज्म का इंट्रोडक्शन कर सकता है, बट इट मस्ट बी रूटेड थ्रू NBPGR न्यू दिल्ली। अब प्रोक्योरमेंट 2 टाइप्स हो सकता है, एक तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट या इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन है सीधा अब्रॉड से कॉन्टेक्ट करेगा उस जर्म प्लाज्म के लिए, बट इट मस्ट बी रूटेड थ्रू NBPGR। और इनडायरेक्ट में पहले वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन एक एप्लीकेशन नंबर लिखेगा NBPGR को, फिर वो कांटेक्ट करते हैं अब्रॉड से और तब जाके वो प्लांट मटेरियल उस इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को मिल पाता है।
अब प्रोक्योरमेंट एज अ गिफ्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, परचेज हो सकता है, या एक्सप्लोरेशन मतलब ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ बिल्डर्स मिलके और फिर उस प्लांट का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इंडिया में। अब इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कॉटन, बरसीम या लिनसीड हो गया, इसको हम लेटर पोस्ट के थ्रू नहीं मंगा सकते, या सनफ्लावर हो गया, उसको हम अफ़गानिस्तान या पेरू से नहीं मंगा सकते। फिर दूसरा स्टेप है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स टू कीप मटीरियल इन आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, मतलब उस इंट्रोड्यूस मटेरियल को आइसोलेट करके रखना टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ वीड डिजीज़ या नेमेटोड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, DIP एक्ट 1914 में। ये सब क्वारंटाइन का काम देखता है। अब क्वारंटाइन में अगर जो मटेरियल है वो बल्क में आ रहा है बाहर से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये बना था 1946 में। ये सारा जो इंट्रोड्यूस मटेरियल है उसका एग्जामिन वगैरह करती है और फिर अगर इसमें ज़रूरत है तो फ्यूमिगेशन करती है सी पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड रूट्स में। और फिर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जो मटेरियल है वो स्मॉल सैम्पल्स में आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है NBPGR, FRI एंड BSI। ये एटलीस्ट 3 वीक्स तक क्वारंटाइन उन मटेरियल्स को रखती है। फिर आता है इसमें क्वारंटाइन प्रोसीजर। क्वारंटाइन प्रोसीजर में जो भी इंट्रोड्यूस मटेरियल है उसमें कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो सिर्फ फ्यूमिगेशन होना चाहिए। फिर दूसरा है इसमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में जो भी सेंडर है उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जो हमारा मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे एरिया में वो डिजीज़ वगैरह से फ्री है। फिर इसमें एक एक्सरे एग्जामिनेशन भी होता है। एक्सरे एग्जामिनेशन वो प्रोपेग्यूल के अंदर डिटेक्शन करने के लिए होता है डिजीज़ वगैरह का। फिर तीसरा स्टेप है इसमें कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में जो भी इंट्रोड्यूस मटेरियल है इसको एक SSO नंबर या एप्लीकेशन एंट्री नंबर दिया जाता है, जिसमें वो अपना नेम ऑफ स्पीशीज़, नेम ऑफ वैरायटी, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, अडेप्टेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से उस इंट्रोड्यूस मटेरियल का प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अब प्लांट मटेरियल 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला EC एक्जॉटिक कलेक्शन, IW इंडिजिनस वाइल्ड, IC इंडिजिनस कलेक्शन। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जो भी न्यूली इंट्रोड्यूस मटेरियल है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है यील्ड या कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए NBPGR के डिफरेंट सबस्टेशन में। NBPGR के टोटल इसमें 5 सबस्टेशन है। पहला है शिमला, जोधपुर में, कन्याकुमारी में, अकोला एंड शिलोंग में। इन 5 डिफरेंट सबस्टेशन में इवैल्यूएशन किया जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो भी इंट्रोड्यूस मटेरियल है उसको प्रोपोगेट किया जाता है या आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर नेसेसरी ट्रायल्स के बाद उसको एज अ वैरायटी रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अचीवमेंट्स। पहला है इंट्रोडक्शन एज अ न्यू क्रॉप स्पीशीज़। जैसे हमने पढ़ा कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम किसी भी पूरी एक नई क्रॉप का भी हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कॉफ़ी, पोटैटो, मेज़, चिली, या रिसेंट इंट्रोडक्शन का एग्जांपल देखें तो सोयाबीन एंड शुगर बीट, इनका इंट्रोडक्शन हुआ था 1960 में। इंट्रोडक्शन हैव बीन डायरेक्टली रिलीज्ड एज वैरायटी, जिसे हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन पढ़ा था अभी। एग्जाम्पल सोनोरो 64 लर्मा रोजो, या ब्रैग ली क्लार्क 63 सोयाबीन की वैरायटी। फिर वैरायटी सेलेक्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, जिसे हमने सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहा था। एग्जाम्पल जामनगर जाइंट, इम्प्रूव्ड घाना बाजरा, ये पर्ल मिलेट की वैरायटी है, एंड पूसा लाल, ये स्वीट पोटैटो की वैरायटी है। फिर इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू डेवलप वैरायटीज़ थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। इसमें एग्जाम्पल है पूसा रूबी टोमेटो, ये बनी थी मीरिटी एंड सियोक्स के क्रॉस से, जो सियोक्स से ही इंट्रोड्यूस मटेरियल है, और जो मीरिटी है ये एक लोकल वैरायटी है, इसके क्रॉस से बना था पूसा रूबी टोमेटो। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है पूसा अर्ली डॉफ टोमेटो, जो मीरिटी एंड रेड क्लाउड के क्रॉस से बना था। फिर है इसमें मेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। मेरिट्स, पहला मेरिट है इंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट इज़ डिराइव्ड, इट इज़ क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजी एंड इकोनॉमिकल मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। इट प्रोटेक्ट्स वेरिएबिलिटी फ्रॉम जेनेटिक इरोजन, जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये भी एक तरीका है टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन एनी प्लांट स्पीशीज़। इट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम डैमेज बाय इंट्रोड्यूसिंग दैम इनटू डिजीज़ फ्री एरिया।
एग्जाम्पल कॉफ़ी एंड रबर। इसमें क्या करते हैं, जो जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कॉफ़ी में लीफ रस्ट का काफ़ी प्रॉब्लम था अफ्रीका में, तो अफ्रीका से कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन कराया गया था साउथ अमेरिका में टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लीफ रस्ट। ऐसे ही हीविया रबर का इंट्रोडक्शन किया था साउथ अमेरिका से मलाया में टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटीज़ थ्रू सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग इंट्रोडक्शन। अब इसी के आगे है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी हम प्लांट मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या होता है, वीड या डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट का इंट्रोडक्शन भी होता है। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ वीड। इसमें एग्जांपल है आर्जिमोन मैक्सिकाना, इकोनिया क्रैसिपस, फेलेरिस माइनर। दे आर सम नॉक्सियस वीड्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इंट्रोडक्शन फ्रॉम यूरोप, और ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1883 में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। फिर फ्लैग स्पॉट ऑफ वीट ऑस्ट्रेलिया से, बंची टॉप ऑफ बनाना एंड कॉफ़ी रस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था 1876 में। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था इटली से 1900 में। अदर एग्जांपल वुली एफिड ऑफ एप्पल एंड फ्रूटेड स्केल ऑफ सिट्रस। फिर अब हमने दूसरा एक ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन अब क्या हुआ, वो एक नॉक्सियस वीड बन चुका है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, लेंटेना कैमेरा वर बोथ इंट्रोड्यूस एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स बट दे आर नाउ वीड्स। लास्ट है सम इंट्रोड्यूस प्लांट आर थ्रेट टू द इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे इक्लिप्टिस का इंट्रोडक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। इसमें क्या हुआ, अगर हमने इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया इक्लिप्टिस स्पीशीज़ को, इससे जो वाटर लेवल है, सब वाटर लेवल है, इसका काफ़ी डिप्लेशन हो चुका है, तो ये इसका एक मेन डिमेरिट है। लास्ट टॉपिक इज़ एक्लिमेटाइजेशन। इसमें दो टर्म आती है, अडेप्टिबिलिटी एंड अडेप्टेशन। अब एक्लिमेटाइजेशन में हमने कोई प्लांट को इंट्रोड्यूस तो कर दिया किसी एक नए इन्वायरमेंट में, पर अब वो क्या एडजस्ट या एक्लिमेटाइज हो पा रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस that leads to adaptation of a variety into a new environment. It is brought about by a faster multiplication of those genotypes that are better adapted to the new environment. मतलब इसमें उन्हीं जीनोटाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है जो अपने न्यू इन्वायरमेंट में ईजिली अडेप्ट हो पा रही है। इसलिए जो एक्लिमेटाइजेशन है ये एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। एक्सटेंट ऑफ एक्लिमेटाइजेशन इज़ डिटरमाइंड बाय जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जिस क्रॉप में जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी उसमें उतना ही अच्छा उसका एक्लिमेटाइजेशन होगा। पॉलिनेशन टाइप, इसमें जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती है उसमें ज़्यादा जीन कॉम्बिनेशंस बढ़ता है इन कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसलिए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादा अच्छा एक्लिमेटाइजेशन होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, इसमें जो एनुअल क्रॉप्स होती है उसमें नंबर ऑफ जनरेशन ज़्यादा होती है पर ईयर, और तो उसमें क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशंस भी ज़्यादा बनते हैं इन कंपैरिजन टू पेरिनियल क्रॉप्स, इसलिए एनुअल क्रॉप्स में ज़्यादा अच्छा एक्लिमेटाइजेशन होता है। इसमें एक और ऐड कर लेना म्यूटेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्लिमेटाइजेशन। जो एक्लिमेटाइजेशन है ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, और जो अडेप्टेशन है काफ़ी स्लो या इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। Adaptation is the process by which organism become more suited to survive and function in a given environment. इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने बिहेवियर, मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे वो ईजिली सर्वाइव या रिप्रोड्यूस कर पाता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। जैसे एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट्स का, तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइन में, या तो अपने जो नंबर है लीफ का जो साइज है इसको रिड्यूस कर देते हैं टू कंजर्व मॉइस्चर। फिर है अडेप्टिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू परफॉर्म वेल इन अ गिवन कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट इट शुड गिव स्टेबल परफॉर्मेंस। So this is all in this lecture. Thank you for watching till the last and stay connected.